यमुना किनारे बसी पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कई पुराने कस्बे और गांव, इन्हीं में एक है सादतपुर विस्तार यानी नागार्जुन नगर, जिसमें रहते हैं भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार, कथाकार, संपादक हरिपाल त्यागी। यह उनका निवास स्थान है। इसकी डिजाइनिंग खुद हरिपाल जी ने की है। उनका नियम है कि वे हर सुबह बिला नागा सैर के लिए जाते हैं। इससे उनको कई लाभ होते हैं। सुबह की साफ हवा और सैर के दौरान गली मोहल्ले के रचनाकार मित्रों से मुलाकात, एकांतिक मनन चिंतन तो होता ही है। अपने पड़ोसियों और गली के बच्चों में वे बहुत लोकप्रिय हैं। कारण है उनका सरल सादा स्वभाव। वापसी में वे नियमतः नीम की 5-6 ताजा पत्तियां तोड़ते हैं चबाने के लिए। उन्हें मालूम है कि नीम की ताजा कोमल पत्तियां यकृत और रक्त शुद्धि के लिए बहुत गुणकारी होती हैं। इस दीवार पर जड़ी ये कृतियां इनके बच्चों ने तैयार की हैं। पिता का असर बच्चों पर, इसी को कहते हैं संस्कार। हरिपाल जी का ये घर एक मध्यवित्तीय परिवार का घर है, जिसमें बसा है पारस्परिक प्रेम, शांति, सद्भाव और सृजन। पत्नी शीला त्यागी केवल सहधर्मिणी ही नहीं है, मित्र भी हैं, सलाहकार भी हैं और त्यागी जी की हितैषी आलोचक भी। पेंटिंग बनाने की कोई नियमितता नहीं है, लेकिन एक कृति के सृजन के बाद दूसरी कृति के सृजन में अधिक अंतराल भी नहीं होता। होता भी है तो वह मनन चिंतन, लेखन संपादन या पारिवारिक जिम्मेदारियों के निमित्त होता है। त्यागी जी पूरे धैर्य से चित्र रचना करते हैं। एक कृति पर कई बार काफी समय लग जाता है। यह उसमें बरते जाने वाली सामग्री की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, उसके आकार और निर्वहन पर भी। उनके अनेक चित्र अब उनके पास नहीं हैं। वे या तो गुण ग्राहकों ने खरीद लिए या उन्होंने अपने मित्रों को भेंट कर दिए। लेकिन जो बचे हैं उनकी पूरी देख संभार होती है। इन बचे हुए चित्रों में उनकी सभी प्रतिनिधि श्रृंखलाओं के चित्र तो नहीं हैं, पर कई के तो हैं। मुझे लगता यह है कि सबसे पहले आप अगर कुछ होंगे तो एक पाठक होंगे। जीवन में सबसे पहले रचना के साथ जुड़ने का आपका अनुभव क्या है? आरंभ में मैं कविता से जुड़ा जी, और हमारे यहाँ जो कविताएं कोर्स वगैरह में पढ़ाई जाती थी, उनसे ही प्रेरणा लेके सोचा कि इस तरह की तुकबंदियाँ कुछ मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन चित्रकला के बारे में मुझको बहुत बचपन से, जबकि पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, मेरी बहन बनाती थी, दीवारों पर चित्र बनाती थी, तो मैं उसके पास बैठा रहता था
वो एक लोक कलाकृति के रूप में काम करती थी। तो मैं वहाँ पास बैठा रहता था और उसकी अनुपस्थिति में, अपने सामने तो नहीं वो करने देती थी, लेकिन उस अनुपस्थिति में मैं भी उस दीवार पर चित्र बनाता था। तो हालांकि उसके लिए डांट पड़ती थी, लेकिन मुझको बनाना बहुत अच्छा लगता था और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत सहज है। क्योंकि पहले बच्चे जो हैं लकीरें खींचना, गारे मिट्टी से खेलना, चित्र बनाना, ये बहुत प्राकृतिक रूप से ये उनको अच्छा लगता है और वो करते हैं। तो धीरे पढ़ना लिखना या एक लिपि जो बाद में बनती है, वो भी चित्रकला का ही एक अंग है। चित्रकला के द्वारा ही वो एक तरह से प्रतीक रूप में वो लिपि का निर्माण हुआ बाद में। तो पढ़ना लिखना तो बहुत बाद में सीखा, लेकिन चित्रकला सहज है, जो मुझको जो है पता नहीं किन कारणों से गांव में ही मुझको इसकी का शौक़ पड़ गया था। ये जो आप गांव कह रहे हैं, ये क्या वो महुआ गांव है जहां आप चौथी कक्षा तक ही पढ़ पाए थे? दूसरी कक्षा तक। अच्छा। महुआ में दूसरी कक्षा तक स्कूल था। उसके बाद चौथी कक्षा तक पढ़ने के लिए हमको 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था जी। 6-7 साल की उम्र थी। एक काजीपुरा नाम का गांव था, वहाँ चौथी तक था स्कूल, और चौथी करने के बाद फिर हम शहर में, कस्बे में, नेटौर में, हमारे भाई हैं रविन्द्रनाथ त्यागी, उनके घर पर रहकर बाद में वहाँ पढ़े नेटौर। आपने जो रविन्द्रनाथ त्यागी जी का जिक्र किया जी, वो जाने माने व्यंगकार भी रहे हैं, हिंदी के बड़े वरिष्ठ साहित्यकारों में उनकी गिनती होती थी। ये बात कितनी सही है कि उनके चित्रों को देखकर भी आपको चित्रकारिता की प्रेरणा मिली? जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने अपने चित्र दिखलाए जी। एक तो उसमें ताला था, मुझको याद है। अच्छा। ताले का चित्र बनाया था, पेंसिल से ड्राइंग की हुई थी और उसमें लाइट शेड दिए हुए थे। एक स्वामी दयानंद का चित्र बनाया था। तो मुझको उससे बहुत प्रेरणा लगी कि मैं भी चित्र बना सकता हूँ जी। और तभी से मैंने कोशिश शुरू की। हालांकि उससे पहले भी जैसे कि रंग नहीं होते थे पास में, चीज़ें नहीं होती थी, फूलों के और पत्तों के रंग रगड़ के कापियों पर इस तरह से शुरुआत तो की थी, लेकिन उसको चित्रकला वगैरह तो क्या कहना चाहिए, एक रुचि कहना चाहिए, रंगों के प्रति रुचि, आकर्षण, ये चीज़ें तो शुरू से ही थी। जैसा मैं शुरू में त्यागी जी बात कर रहा था कि आपके व्यक्तित्व में कई खंड हैं और वो एक तरह से हर खंड अपने आप में संपूर्ण है। कोशिश तो आपने कलाकार बनने की भी की थी, यानी अभिनेता। तो जो नौटंकी में अभिनय करने के बाद आपकी पिटाई हुई थी, उसकी कुछ याद है आपको? हाँ, याद तो बहुत ज़बरदस्त है। और उसमें हमारे यहाँ नौटंकी क्या बल्कि सांग जी होता था और मुजफ्फरनगर के लोग जो हैं वहाँ जाया करते थे, हर साल जाते थे। और एक वहाँ एक ऐसा ज़मींदार था जिसके पास 400 बीघा ज़मीन थी। अच्छा। और उसने अपनी सारी ज़मीन जो है बेच के उन नौटंकी वालों पे वो इतना फिदा हुआ कि हर साल जो है वो नौटंकी कराता था, वो सांग कराता था। और उन सांग वालों को जो है वो 400, 500 रुपया एक दिन में वो देता था। अच्छा। वो इनाम देता था, जबकि और लोग जो हैं मुश्किल से 1 रुपया देते थे, और 1 रुपया भी उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। 400 रुपये का मतलब ये था कि 2-4 बीघे ज़मीन बेच के तब वो 400 रुपया देता था, क्योंकि ज़मीन की कीमत भी उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब हो रही है। तो उस ज़माने में ज़मीनें सस्ती थी। उस सारी ज़मीन उसने जो है अपनी, वो अकेला आदमी था, भगवान सिंह उसका नाम था, और उसने अपनी तमाम ज़मीन जो है पूरी ज़मींदारी उस सांग पे लुटा दी थी। तो उस सांग में ऐसा हुआ एक दफ़ा कि कोई पाठ करने वाला लड़का जो था, सरवर नीर का पाठ था। हाँ। तो उसमें सरवर नाम का जो राजकुमार था वो नहीं था, या उसको कुछ जुकाम बकाम जो भी हुआ हो, तो उसकी जगह मुझको स्टेज पे खड़ा कर दिया। तो मैंने वहाँ कुछ डायलॉग वगैरह कुछ रटा दिए थे, बोले। तो इस पर जो है हमारे घर परिवार को पर अच्छा नहीं लगा। ये अच्छा इसलिए नहीं लगा कि हमारा काम जो था सिर्फ देखना था, कला को देखना था, लेकिन कलाओं के प्रति कोई बहुत इज्जत वहाँ नहीं थी, चित्रकला के प्रति भी नहीं थी, और किसी भी कला के प्रति कोई ख़ास सम्मान का भाव इसलिए नहीं था कि ये काम जो है
कोई आय वाला नहीं माना जाता था। एक तो ये बात थी, और वैसे भी ये सम्मान का प्रतीक भी नहीं था। प्रतीक भी नहीं था, तो इससे दूरी रखना चाहते थे। सम्मान के लिए और बहुत सारी वेद पढ़ना था। तो इसके बाद आपने अभिनय नहीं किया? इसके बाद अभिनय नहीं किया। तो ये तो एक कलाकार की एक तरह से विकास से पहले ही नहीं, छुटमुट कभी कभी चोरी चुपके से कभी कुछ ड्रामों में हिस्सा लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके चांस नहीं मिले। उसका कारण एक ये भी रहा कि जब दूसरी अभिव्यक्ति के और साधन हो गए, दूसरी कलाओं से जुड़ता गया, तो अभिनय छूट गया। एक चीज़ से जुड़े तो दूसरी चीज़ अपने आप धीरे धीरे इन्वॉल्व होने की बात है ना। चित्रकला की तरफ इन्वॉल्वमेंट जैसे जैसे बढ़ता गया, तो कविता भी कुछ कम हुई और लेखन भी कुछ कम हुआ। शुरू में तो लिखा भी एक तरह से स्कूल टाइम में ही लिखना शुरू कर दिया था, कविताएं भी शुरू कर दी थी। अच्छा त्यागी जी, ये बताइए कि आपके बारे में ये बड़ा मशहूर है कि आप स्वप्रशिक्षित चित्रकार हैं। आपने विधिवत कहीं से कला की ऐसी शिक्षा नहीं ली जैसी कि आमतौर पर आजकल के कलाकार लेते हैं। तो कला के साथ आपने जो अपना स्थायी रिश्ता बनाने की बात सोची, ये सिलसिला कैसे और कब शुरू हुआ? असल में मेरे विषय कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे जी, सारे। अंग्रेज़ी कमज़ोर थी और दूसरे विषय भी जो है अर्थमेटिक वगैरह पढ़ने लिखने में मेरी कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी। एक तरह से स्वतंत्र जीवन, प्रकृति के साथ रहना मुझको ज़्यादा अच्छा लगता था। जंगल में घूमना और आवारगी जो है वो हमारे चरित्र का एक हिस्सा थी। तो खामेखा घूमते हुए भी एक स्वच्छंदता कहिए उसको, लेकिन फिर चित्रकला के प्रति सहज रुचि रही, लगातार बनी रही, और उसके चलते मैं ये काम करता गया, पेंटिंग में काम करता गया शुरू से ही, और चीज़ें जो हैं वो छूटती गई। ये रहा। तो कला का जो सफ़र आपने अब तक पूरा किया है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? हाँ, आपने जिक्र किया था स्व प्रशिक्षित होने का। जी। तो स्व प्रशिक्षित का मतलब ये है कि दूसरे कई कलाकारों को के बारे में जब जाना, उनके बारे में पढ़ा, उनके जीवन के बारे में पढ़ा, तो एक तरह से ये एक जिद हो गई कि एक पेंटर बनना है। और वो पेंटिंग करते वक्त मुझको आनंद की अनुभूति होनी, क्रिएटिव काम में जैसे आनंद आता है जी, वो आनंद जैसे ही जैसे प्राप्त होने लगा और उसकी समझ जैसे बढ़ने लगी, दृष्टि का जैसे जैसे विकास होगा, चित्रकला पर जैसे जैसे विकास होता चला गया, तो वैसे ही वैसे हुआ ये कि और लोगों को जानने की भी ज़रूरत पड़ी। जैसे पिकासो के बारे में, विंसेंट वान गॉग के बारे में जाना कि कितने कष्टों के बाद, खुद को उनको मालूम नहीं था वो कितने बड़े, कितने महान कलाकार हैं, लेकिन और उस ज़माने में कई आर्ट क्रिटिक्स ने उनको रिजेक्ट किया हुआ था, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, और ये उनके चित्रों की कब बिक्री नहीं हुई, किस तरह का उन्होंने कष्ट में जीवन ये बिताया। वान गॉग थे, उनके एक मित्र पाल गोंगा थे, इन्होंने बहुत कष्ट के साथ ज़िंदगी बिताई, लेकिन इन्होंने भी चित्रकला के अलावा, उन कष्टों के अलावा, कोई पूछे कि भाई इतने कष्ट में हो तो इस काम को क्यों कर रहे हो, कोई दूसरा आर्थिक स्रोत क्यों नहीं ढूंढ लेते, वो नहीं समझ सकते कि उस कष्ट के पीछे भी एक क्रिएशन की, रचना की, आनंद की इतनी गहरी अनुभूति है कि उसको, कष्ट को सहते हुए भी कोई कलाकार अपने कर्म को छोड़ नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात, ऐसे भी कलाकार हुए हैं जिन्होंने अथाह संपत्ति अर्जित की है, लेकिन कोई दूसरा कारखाना तो उन्होंने नहीं लगाया, कोई दूसरी फैक्ट्री नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, वो भी पेंटिंग ही करते रहे। तो इसका मतलब है कि सृजन सुख जो है, जो मैंने भी महसूस किया कि वो सृजन सुख संसार के सब सुखों से सुपर्व है, सबसे ऊंचा है। आपको ये कितना मिला? मैंने बहुत गहरे तक अनुभव किया, और ख़राब परिस्थितियों में भी मुझको इसका कतई अफसोस नहीं हुआ कि ये मैंने गलत किया या इस तरफ को मुझको नहीं आना चाहिए था।
कष्ट इसके लिए मैंने पूरा मूल्य चुकाया है कला के लिए। इसलिए जिन चीज़ के प्रति, जिस चीज़ों के प्रति आदमी मूल्य चुकाता है, उसकी कीमत चुकाता है, तो उससे उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा भी होता है, एक समर्पण भाव भी उसके प्रति होता है। तो वो मुझ में बहुत शुरू से ही रहा है। और मैंने कभी नहीं सोचा कि इसको छोड़ के कोई दूसरा काम आर्थिक सुविधा के लिए अपनाया जाए। त्यागी जी, अभी जो आपकी एग्जीबिशन पिछले दिनों हुई ललित कला गैलरी में, मैंने ये गौर किया है कि बेकार समझ ली गई चीज़ों का बड़ा रचनात्मक इस्तेमाल आपने उन पेंटिंग्स में किया है। तो ये जो बेकार समझ ली गई चीज़ों का रचनात्मक इस्तेमाल है, ये एक कला की प्रविधि भर थी या इसके पीछे कोई एक ठोस विचार भी काम कर रहा है? एक ठोस विचार तो ये है कि हमारी बहुत से मूल्य हैं, हमारे सामाजिक मूल्य हैं, उसमें बहुत से आदर्श हैं जो आज नए प्रचलन के ये समझिए कि नए समाज में विश्व बाजारवाद के इस युग में वो बहुत कीमती चीज़ें भी जो हैं वो बेकार कर दी गई हैं। और बहुत सी बेकार की चीज़ें जो हैं, जो हमारे किसी काम की नहीं, वो हमारे भीतर प्रवेश कर गई हैं, हमारे घरों में प्रवेश कर गई हैं, हमारे मनों में प्रवेश कर गई हैं, और हम रसोई में, हमारे जीवन में प्रवेश कर गई हैं वो चीज़ें जिनकी हमको उतनी ज़रूरत नहीं है। बाज़ार जो बेचना चाहता है वो हमको उसकी आवश्यकता बतलाई जाती है, जबकि हो या ना हो फिर भी हम उसके चलते महसूस कर लेते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं, जो बहुत कीमती थी, वो बेकार हैं। उन्हीं बेकार करार की गई मूल्यों को अगर हम फिर से एक सृजनात्मक रूप में इस्तेमाल करते हैं तो मुझको लगता है कि ये एक पॉजिटिव बात है। तो उसी तरह से हमने देखा कि आसपास बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं जो व्यर्थ करार कर दी गई हैं, और जिसको आदमी जो है अनदेखा करके चला जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो अगर उसका स्थान बदल दिया जाता है तो उसकी तरफ ध्यान देना लोग शुरू कर देते हैं। उसका मूल्य, उसका अस्तित्व पहला वाला वो ख़त्म होके वो एक ऐसा रूप धारण कर लेता है जो बिल्कुल बदला हुआ रूप होता है, और वहाँ उसका मूल्य होता है। तब उसकी तरफ देख के लोग वहाँ कर उठते हैं। ये ऐसा ही है कि एक ख़ास पद पर बैठा हुआ आदमी है जो बहुत प्रभावशाली होता है, और उस पद से अगर अलग हट जाए वही आदमी हैं तो उसकी तरफ को उसके आसपास के लोग भी गौर करना कम कर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे उन पेंटिंग्स में उन चीज़ों के प्रति एक छोटा सा टुकड़ा कागज़ का, एक छोटा सा धागा, एक कटा हुआ एक कतरन, एक ऐसी चीज़ जो कि किसी मतलब के नहीं है, जूते के तले का कोई हिस्सा या कोई कील या कोई कांटा, ऐसी हज़ारों चीज़ें हमारे आसपास पड़ी हुई हैं। अगर उनको एक पेंटिंग में वो स्थान लेती हैं तो फिर वो रचना बन जाती हैं, और तब वो उनका जो पहला चरित्र था वो बदल के अपना नया रूप धारण कर लेती हैं, और वो दर्शनीय हो जाती हैं। त्यागी जी, आपने एक ज़माने में तरंगी जी के साथ रहकर लोक दर्पण में और फिर बाद में भास्कर में खासे कार्टून बनाए, और कार्टून आपके लोकप्रिय भी रहे, लेकिन बाद में आप कार्टूनों से अलग क्यों हो गए? असल में कार्टून को इस तरह लेना चाहिए जैसे कि एक पत्रकारिता का काम है जी। तो पत्रकारिता का जो लेखन है वो, और जो दूसरा क्रिएटिव लेखन है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है जी। तो कार्टून भी एक कला है, उसमें बहुत लोगों ने ख्याति प्राप्त की है, लक्ष्मण हुए हैं, कई शंकर बहुत बड़े कार्टूनिस्ट जो पायनियर थे, एक तरह से शुरुआत करने वाले हिंदुस्तान में कार्टून के, वो हुए थे। मैंने शुरू में कुछ साल तक कार्टून, बल्कि शुरुआत यहाँ आजीविका के लिए कार्टूनों से ही शुरू की थी। और एक तो भास्कर, सन 58 या 59 की बात है, भास्कर पत्रिका अखबार निकलता था भोपाल से, और एक लोक दर्पण निकलता था जो तरंगी जी निकालते थे। तो वो भुखमरी के दिन थे, एक तरह से कहना चाहिए संघर्ष के दिन थे। तो वहाँ 1-2 साल तक मैं एक कार्टूनिस्ट के रूप में
जाना गया। वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उन दिनों भोपाल में वहाँ थे। भोपाल में जी। शिक्षा मंत्री हुआ करते जी थे। हाँ। बहुत कार्टून बनाए मैंने उनके, जी। और उनसे मेरा परिचय हो गया था। तो मुझको डराते थे कि वो तो तुमसे बहुत नाराज़ हुए होंगे, लेकिन मुझको गले लगा के बहुत खुश हुए थे। मुझको अभी तक याद है ये। आपकी त्यागी जी पहली पेंटिंग एग्जीबिशन कब हुई? ये पहली एग्जीबिशन श्रीधरानी आर्ट गैलरी में हुई थी 69 में। इसका उद्घाटन किया था मोहन राकेश ने। तब से अब तक आपकी कितनी एग्जीबिशंस हो चुकी हैं? मेरे ख्याल से एकल प्रदर्शनियां तो 10-12 करीब हो गई हैं जी। और ज़्यादातर दिल्ली में हैं, लेकिन इधर उधर छोटे कस्बों में भी मैंने लोगों के कहने से चित्र लगाए हैं। वहाँ जैसे मुरादाबाद में लगाए हैं, जी हाँ। नैनीताल वगैरह में लगाए हैं, शायद लैंसडाउन में भी लैंसडाउन में भी लगाए हैं। जी। हैं, लेकिन वहाँ बैठ के, क्योंकि और कोई काम नहीं है, तो चलो एक वातावरण बनता है। लोग वहाँ लगाने का मैंने देखा कि दूर दूर से लोग चल के 5-5, 10-10 मील से चल के पहाड़ों पर और लैंसडाउन में चित्र देखने आते थे, जो सुबह शाम तक कभी दारू की दुकान पे खड़े होते हैं, किसी और जगह खड़े होते हैं। तो उस वक्त नागार्जुन जी भी वहाँ मौजूद हाँ। थे। एक ऐसा माहौल बना था कि वो सब पेंटिंग देखने के लिए आए हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर बातचीत करते हुए जा रहे हैं। और भी लोग उसमें जो वहाँ के विद्यार्थी हैं वो भी शामिल हुए, उन्होंने भी बनाया। एक तरह से वो एक वर्कशॉप भी हो गई, तो वहाँ भी किया काम इस तरह। लेकिन जो बड़ी गैलरीज में जो एग्जीबिशंस की वन मैन शो की जी। है, उनकी संख्या 10-12 है करीब।